हमारे बहुजन समाज, एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज के सभी लोग इतने तो सक्षम हैं कि वो 600 रुपए की भीख नहीं मांगेंगे, अपने हकों के लिए लड़ना जरूर जानते हैं। ये भाई साहब इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, इन्हें पॉलिटिशियन नहीं, इन्हें ओलंपिक में एक एथलीट होना चाहिए था जहां पे फेंकने का काम किया जाता है। अगर ये इतनी वहां पे फेंकते तो शायद एक आध गोल्ड मेडल निकाल लाते। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं देना पड़ता, उनका अधिकार मारा जाता है। हमारे समाज का अधिकार मारने का काम इन्होंने किया है। इनके पास क्या पूरे 70-72 सीटों पे इन्हें एक एमएलए नहीं मिला एससी एसटी का जो ये चीफ मिनिस्टर बना सके। ये दोनों ही पार्टियां साथियों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। ये दोनों ही पार्टियां हमारे बाबा साहब के खिलाफ रही हैं। जब भी आपको कोई चीज मुफ्त में मिले तो समझ जाइए कि आप उसकी कीमत अपने वोट से चुका रहे हैं। हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाओ मत, लिखाओ मत, रोजगार मत दो, इन्हें मुफ्त में डेटा दो, इन्हें मुफ्त में राशन दो, इन्हें मुफ्त में बिजली दो, ताकि इन्हें लत लग जाए। एक तरफ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस आपको गुलाम बनाना चाहती है। पिछले 11 सालों से दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, परंतु आज भी दिल्ली की हालत वैसी ही है जैसे 11 साल पहले थी। आज भी दिल्ली की सड़कों में कोई सुधार नहीं आया। आज भी दिल्ली की हवा उतनी ही गंदी है, उतनी ही जहरीली है जितनी 11 साल पहले हुआ करती थी। आज भी दिल्ली में पीने के लिए आप लोगों को साफ पानी नहीं मिलता। आज भी दिल्ली की जनता के लिए कोई नई नौकरियां नहीं उपलब्ध कराई गई। साथियों, पर इस बारी आप लोग वोट डालने से पहले इनसे ये कुछ ज़रूरी मुद्दों पर सवाल ज़रूर करें। साथियों, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मेहनत से वोट डालने का अधिकार मिला है, और इस वोट का अधिकार आपको सही मायने में तब इस्तेमाल करने के लिए आपको हर पार्टी से सवाल करना होगा। आज हम आपको बीएसपी के कामों के बारे में बताएंगे, परंतु उससे पहले आपका ध्यान ये 11 साल से चल रही आम आदमी पार्टी के कार्यों पे भी एक बारी को आपका ध्यान लाने की कोशिश करेंगे। पिछले 11 साल में जो आम आदमी पार्टी चला रही है सरकार, उसने जो शिक्षा, रोजगार और यहाँ डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया, उस पे सवाल करें। साथियों, मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे मौजूद सभी सदस्यों से कि आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने क्या दिया। केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों से यहाँ पे दिल्ली में सत्ता में आसीन है। उन्होंने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे आप सभी से। आपके बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक तरफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपके बच्चों को देने का काम करूंगा, कहा था कि मैं 20 नए कॉलेजेस खुलवाऊंगा दिल्ली में। परंतु हकीकत तो ये है साथियों कि आज जब 9th में बच्चा 9th में पहुंचकर फेल हो जाता है क्वेश्चन अपना बोर्ड पेपर में, तो यहाँ पर सरकार जबरदस्ती इन बच्चों को दोबारा से 9वीं के परीक्षा दिलाने की बजाय इनको ओपन स्कूल बोर्ड में डालने का काम करती है, जहां पर आपके बच्चा पास हो या फेल हो, केजरीवाल जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डमे डालने के बाद बच्चे केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं होते। परंतु इन बच्चों को केजरीवाल जी की सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड में ट्रांसफर स्टूडेंट्स दिखाकर अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक कर लेती है, और हर साल आप लोगों के बीच में आकर बोलती है कि हमने 9th में तो इतने सारे बच्चे पढ़ाने लिखाने का काम किया है। हकीकत तो ये है साथियों कि अगर 40% से ज़्यादा बच्चे जो 9th में फेल हो जाते हैं, और एक बारी जब फेल हो जाते हैं तो उनको आगे बढ़ने की जो क्षमता है, जो एवेन्यूज़ हैं, जो मिलने का जो जरिए हैं आगे बढ़ने के शिक्षा के क्षेत्र में, वो ख़त्म हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में किन समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पिछड़े समाज, एससी समाज के बच्चे ही यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो जब यहाँ पे शिक्षा का ध्यान नहीं दिया जाएगा, एक तरीके से हमारे समाज को रोकने का काम किया जाएगा, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखने का काम किया जा रहा है। यही केजरीवाल जी की सोच है साथियों। इनकी सोची समझी साजिश है हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की।
क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अपने समाज के हकों के लिए लड़ना जान जाएंगे। पर साथियों, ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे अपने समाज के लिए लड़ने का काम करें, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इनकी किस तरह नीतियां हमारे समाज को, हमारे SC ST OBC समाज को पिछड़ा रखने की साजिश कर रही है। साथियों, इनका ये कोई अकेला झूठ नहीं कि जो ये कह रहे थे कि एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे दिल्ली में। इनका दूसरा झूठ कि हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार देंगे। केजरीवाल जी ने 2014 में वादा किया था और फिर कि 8 लाख रोजगार देंगे, और फिर 2022 में फिर से वादा किया कि वो 20 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने का काम करेंगे हमारे युवाओं को। और केजरीवाल जी का सच क्या है? सत्ता में आने के बाद यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। 11 सालों में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। ये भाई साहब इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, इन्हें पॉलिटिशियन नहीं, इन्हें ओलंपिक में एक एथलीट होना चाहिए था जहां पे फेंकने का काम किया जाता है। अगर ये इतनी वहां पे फेंकते तो शायद एक आध गोल्ड मेडल निकाल लाते, परंतु यहाँ नेता बनकर जो उन्होंने फेंकने का काम किया है, साथियों, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का नुकसान हुआ है। हकीकत तो साथियों, हकीकत तो ये है कि दिल्ली सरकार में जो पहले सरकारी पक्की नौकरियां थी, उनको भी इन्होंने कच्ची नौकरियां करने का काम किया है। आज 40% से ज़्यादा सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बना दी गई हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के चलते हुए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं देना पड़ता, उनका अधिकार मारा जाता है। हमारे समाज का अधिकार मारने का काम इन्होंने किया है। इनका तीसरा झूठ, इन्होंने कहा था कि दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। ये सिंगापुर के चक्कर तो काट आए और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ख्वाबी पुलाव भी पका दिए इन्होंने कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वायर्स करी जाएंगी इलेक्ट्रिसिटी की, हर घर में साफ पानी होगा, दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करेंगे। परंतु साथियों, हकीकत तो ये है कि आज भी 10 साल बाद, सिंगापुर तो दूर की बात है, दिल्ली को आज तक साफ पानी नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, जब भी हर बार गर्मी के मौसम में पानी की शॉर्टेज होती है तो हमारे समाज के लोगों को, यहाँ आधी से ज़्यादा दिल्ली की जनता को टैंकरों पर निर्भर होना पड़ता है, और वो भी कोई सरकार नहीं भेजती, ये प्राइवेट टैंकर वाले हैं जो आप लोगों को महंगे दाम में वही साफ पानी देने का काम करते हैं जो सरकार ने वादा किया था आपको सस्ते दामों में देने का। साथियों, फिर ये बोलते हैं कि हम दिल्ली को सिटी ऑफ लेक्स बनाएंगे, बहुत सारी यहाँ पे तालाब बनाएंगे, सिटी ऑफ लेक्स। परंतु हर बारी जब बारिश होती है तो सिटी ऑफ लेक्स अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि ना केजरीवाल जी आज तक यहाँ पे पक्की सड़कें दे पाए, ना यहाँ पर सीवेज सिस्टम दे पाए, और जिसके चलते हुए जब जब बारिश होती है तो हमारी सड़कें पानी से भर जाती हैं, हमारी गली मोहल्ले पानी से डूब जाते हैं। परंतु उस वक्त केजरीवाल जी बारिश के मौसम में बाहर नहीं निकलते। बारिश खत्म होने के बाद जब सब बर्बाद हो जाता है तब फिर आगे निकल के एक नया ख्वाब दिखाते हैं कि हम सिटी ऑफ लेक्स बनाएंगे, हम पक्की सड़कें बनाएंगे, परंतु करने को काम कुछ नहीं है इनके पास। आप इनसे कभी सवाल कर दो कि केजरीवाल जी आपने क्यों पक्की सड़कें नहीं बनाई, क्यों यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स अंडरग्राउंड नहीं करी, क्यों आप साफ पानी नहीं दे पाए, तो उनके पास एक ही बहाना होता है कि जी LG ने काम नहीं करने दिया, यहाँ पे जो LG है वो हमें काम नहीं करने देते। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना कोई इनसे सीखे साथियों। हर बात पे इनके पास कोई ना कोई जवाब रहता है, हर बात के लिए ये या तो कांग्रेस को कोसेंगे, या तो बीजेपी को कोसेंगे, नहीं तो LG को कोसेंगे। साथियों, केजरीवाल जी ने तो ये भी वादा किया था कि वो यमुना को साफ करके यहाँ पर आप लोगों के साथ 5 साल बाद डुबकी लगाने का काम करेंगे। ना तो यमुना साफ हो पाई और ना केजरीवाल जी कभी वहां पे डुबकी लगाने जाएंगे, परंतु ये एक वादा जरूर करते आए। इन्हें बहुत अच्छा लगता है, अब बड़े गर्व से बताते हैं कि भाई मैं तो केजरीवाल हूँ, मैं तो IRS से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे हिसाब किताब तो आता है, मैं दिल्ली को कभी भी घाटे में नहीं आने दूंगा, मैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को अच्छे से मैनेज करके रखूंगा, यहाँ पे मुफ्त बिजली दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा, और उसको जस्टिफाई किया अपनी डिग्रियों से।
परंतु आज केजरीवाल जी की हकीकत ये है कि 31 साल बाद, 31 सालों में पहली बार दिल्ली घाटे में जा रही है। और जब आप इनसे सवाल करेंगे कि दिल्ली घाटे में क्यों है, तो इनके पास फिर से कोई जवाब नहीं होगा। फिर से ये बोलेंगे कि एसजी ने हमें ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, इस कारण हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए। परंतु साथियों, ये आप सब जानते हैं कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम वही लोग करते हैं जिनकी नीयत नहीं होती काम करने की, जो काम करना नहीं चाहते। और साथियों, उन्होंने क्या वादा किया था? बच्चों को पढ़ाई लिखाई देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ पे साफ पानी देंगे, पक्की सड़कें देंगे। आज एक भी काम पूरा नहीं किया है। इन्होंने दिए तो सिर्फ बहाने पिछले 11 सालों में हमारी जनता को। साथियों, इन्होंने सिर्फ एक वादा पूरा किया, कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा, और वो 200 यूनिट बिजली दी मुफ्त में। परंतु आप जानते हैं उसकी कीमत आप लोगों ने क्या चुकाई? वो सिर्फ मात्र 200 यूनिट बिजली की कीमत 600 रुपये होती है। और मैं यहाँ जानता हूँ कि सब हमारे बहुजन समाज, एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज के सभी लोग इतने तो सक्षम हैं कि वो 600 रुपये की भीख नहीं मांगेंगे, अपने हकों के लिए लड़ना जरूर जानते हैं। परंतु दिल्ली ने धोखा खाया है, दिल्ली ने धोखा खाया। ये 200 यूनिट फ्री बिजली के नाते उनके की कीमत चुकाई उन्होंने ये 200 यूनिट की बिजली की कीमत चुकाई ना शिक्षा लेने पे। अच्छी शिक्षा ना मिलने की कीमत है ये 200 यूनिट बिजली, ना साफ पानी मिलने की कीमत है ये 200 यूनिट बिजली, ना साफ हवा मिलने की कीमत हम चुका रहे हैं ये 200 यूनिट की बिजली। साथियों, ना साफ यमुना मिली हमें, ये है कीमत हमारी 200 यूनिट बिजली की। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि इनकी सरकार के चलते हुए हमारे एससी या ओबीसी समाज को कोई ढंग का नेता भी नहीं मिल पाया जो हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए वहां पे उनसे लड़ सके। साथियों, ये सिर्फ हमें इन्होंने सिर्फ एक ही चीज दी है, वो दी है करप्ट गवर्नमेंट। पिछले 1.5 सालों में आप सब ने देखा किस तरह गली मोहल्लों में स्कूल और अस्पताल नहीं खुले, पर शराब के ठेके जरूर खुले। हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोले इन्होंने, और ज्यादातर शराब के ठेके किन के मोहल्लों में खुले, यहाँ पे बैठी जनता सब जानती है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी कमजोर वर्ग के समाज के घरों में, घर के बाहर इन्होंने शराब के ठेके खोले। हमारी महिलाएं जानती हैं कि कितना दुख और दर्द इससे हमें पहुंचता है। साथियों, और इसी की गलत काम नीतियों के चलते हुए इन्हें सरकार ने, कोर्ट ने इन्हें जेल में भी डालने का काम किया है। ये सब चक्कर लगा के आए हैं जेल के। अपने आप को आम आदमी बोलते हैं, आम आदमी ईमानदार पार्टी बोलते हैं। अगर इतने ही ईमानदार थे तो भैया जेल क्यों गए? इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा क्यों दिया मुख्यमंत्री के पद से? घबरा गए क्या? डर गए थे क्या? वैसे तो मंचों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया जहां के वादे ठोकते हैं। 2100 रुपए ले लो महिला सहयोग में, महिलाओं को मुफ्त में बस में घूमने का मौका देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, शिक्षा देंगे। ये दुनिया जहां के वादे तो किए, परंतु हकीकत क्या है? आज भी आप जहरीली हवा के बीच में रह रहे हैं। आज भी आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे। अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सवाल करेंगे तो इनके पास जवाब नहीं होगा। साथियों, ऐसे सरकार नहीं चलाई जाती। इन्होंने तो मौका भी मिला, इनको मौका मिला हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को वो पद देने का और उन्हें काम करने देने का मौका मिला। जब ये लोग, इनका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जेल में थे, तो इन्हें नया मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री नियुक्त करना था। इनके पास क्या पूरे 70-72 सीटों पे इन्हें एक एमएलए नहीं मिला एससी, एसटी का जो ये चीफ मिनिस्टर बना सके? आप ही बताइए, क्या आपको मिला दिल्ली का एससी या एसटी, ओबीसी समाज से चीफ मिनिस्टर? हाथ उठा के बताइए, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना। ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी से कोई एससी या एसटी या ओबीसी समाज से नेता चुन के ना गया हो विधानसभा में। गए थे, परंतु क्यों केजरीवाल जी ने हमारे समाज से किसी को भी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब आप आने वाले विधानसभा में वोट सही पार्टी को डालकर देने का काम करेंगे। साथियों,
मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। क्योंकि साथियों, केजरीवाल जी की ही वो आम आदमी पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की याचिका लगाई थी। आप सब जानते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपको सब कास्ट कैटेगराइजेशन के बारे में समझाया है कि इससे हमारे समाज को किस तरह बांटने का काम किया जाएगा, और इसकी याचिका ये आम आदमी पार्टी ने लगाई, ये अरविंद केजरीवाल जी ने लगाई है। ये चाहते हैं कि हमारा समाज बंटकर कटकर आपस में लड़ झगड़ कर रह जाए, कभी तरक्की ना करे, कभी सवाल ना करे कि हमारे बच्चों की शिक्षा का अधिकार कहाँ है, हमारे युवाओं का रोजगार का अधिकार कहाँ है। साथियों, ये नहीं चाहते कि हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। परंतु साथियों, मैं आपसे फिर कहता हूं कि केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। साथियों, इनके साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी भी मैदान में हैं, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारें के कई राज्यों में चल रही हैं। इनकी इस पार्टियों की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं, और अगर आप इनका काम पूछें तो इनके पास भी कुछ आपको बताने को नहीं होगा खास। सिर्फ यही एक ही चीज बोल सकते हैं। जब आप इनसे पूछेंगे भाई आपने तो दूसरे राज्यों में सरकारें बना रखी, तो आपने वहां क्या किया हमारे समाज के लिए, तो पलट के क्या बोलेंगे? मुफ्त में राशन ले लो, मुफ्त में बिजली ले लो, मुफ्त में पैसे ले लो। इनके पास सिर्फ यही देने को रह गया है। आपको पैसा, बिजली, खाना, राशन मुफ्त में देने का काम रह गया है। पर आप कभी इनसे पूछेंगे कि भाई मेरे बच्चों के लिए तुमने पढ़ाई लिखाई के लिए काम किया क्या? आपने हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाए? आपने उन स्कूलों में क्या टीचरों की भर्ती करी? क्या रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया है उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया? क्या हमारे युवाओं को जो पढ़ लिख कर निकल रहे हैं उनको रिजर्वेशन के तहत पूरा अधिकार मिला है? क्या उनको रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां दी? साथियों, जब आप उनसे ये सब पूछेंगे तो उनके पास एक जवाब नहीं होगा, चुप्पी साधे खड़े रह जाएंगे। केंद्र की भाजपा सरकार अभी कुछ दिन पहले यहां पर आकर दिल्ली में जे कॉलोनी के जितने भी सब लोग थे उनको फ्लैट देने का काम कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपको हमारे जे कॉलोनी के लोग 5 साल में एक बार याद आते हैं? जब चुनाव सर पे होता है दिल्ली में, तब इन्हें झुग्गी झोपड़ी की कॉलोनियां याद आती हैं जहां पर लोग 5 साल तक सर्दी में ऐसे ठुठुरते हैं, बरसात में पानी की बाल्टियां रखते हैं ताकि पानी टपकता है जब छत से, है? जब सड़क पे पानी भर जाता है तो कीचड़ में आना जाना करते हैं। इन्हें तब याद नहीं आती, परंतु आप जब आपका वोट चाहिए, जो आपको बाबा साहब की देन है, जब उनको वोट चाहिए आपका, तब इन्हें जे कॉलोनी के लोग याद आ रहे हैं। साथियों, कांग्रेस की भी यही हालत है। ये तो बीजेपी के हाल थे, कांग्रेस भी इसी तरह है। इनके बारे में अगर मैं आप लोगों के बीच में बात करूंगा तो इनका प्रचार हो जाएगा उल्टा। काम तो कुछ करते नहीं ये लोग। ये दोनों भाई आजकल फैशन खेल रहे हैं। कोई नीली साड़ी पहन के संसद में घुस जाता है तो कोई नीली टी शर्ट पहन के बाबा साहब का चित्र पकड़ के घूमते रहते हैं। परंतु इनसे कभी सवाल करें कि भाई तुम्हारे परिवार भारत की सत्ता में 70 साल से ज्यादा राज करे हैं, तब तुमने बाबा साहब और हमारे समाज के लिए क्या किया? क्या तुमने एक बार भी बाबा साहब की मांग को पूरा किया? यही वो पार्टी है जिसने बाबा साहब को मजबूर किया था रिजाइन करने से। जब वो संसद में पहुंचे तो इन्होंने ही मजबूर किया बाबा साहब को रिजाइन करने के लिए, क्योंकि काम नहीं करने देते थे बाबा साहब को। ये दोनों ही पार्टियां साथियों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। ये दोनों ही पार्टियां हमारे बाबा साहब के खिलाफ रही हैं। कांग्रेस सत्ता केंद्र की सरकार में रहकर इन्होंने कभी भी हमारे बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। और ये सब आप सब जानते हैं साथियों कि बीजेपी ने पूरे देश में आग लगा दी थी जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और माननीय साहब श्री कांशीराम जी के संघर्षों से बीएसपी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिलवाया था। ये आप सब जानते हैं कि जिस दिन बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया था तो इसके विरुद्ध में बीजेपी ने पूरे देश में आग लगाई थी।
पूरे देश में, वो नहीं चाहते कि हमारे बाबा साहब को सम्मान मिले, हमारा समाज अपने पैरों पे खड़ा हो। साथियों, ये चीज़ें हम ना भूले हैं और बीएसपी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी भूलने नहीं देगी ये सब बातें। साथियों, एक तरफ ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं जो आपको सिर्फ मुफ्त में राशन देने का काम करती हैं, मुफ्त में बिजली देने का काम करती है, परंतु आपको शिक्षा, रोजगार देने का काम नहीं करती। आपको पता है, हमारी माताएं बहुत बखूबी समझती हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे से समझते हैं और हमारे युवाओं को समझना चाहिए, जब भी आपको कोई चीज मुफ्त में मिले तो समझ जाइए कि आप उसकी कीमत अपने वोट से चुका रहे हो। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं कि दुनिया में कुछ मुफ्त में नहीं मिलता, कभी भी कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। आप लोग जानते हैं, मेरे युवा साथियों को मैं खास तौर से ये समझाना चाहूँगा कि ये जो आपको मुफ्त में बिजली, राशन और मुफ्त में डेटा देने की काम कर रहे हैं ना, इसकी कीमत आपके माँ बाप चुका रहे हैं आज, और आगे जाके आपको भी चुकानी पड़ेगी। क्योंकि मुफ्त में जब चीज़ मिलती है, जब आपको किसी चीज़ के लिए काम या मेहनत नहीं करना पड़ता, तो आपको आदत पड़ जाती है बिना काम करे चीज़ों को लेने की। जब आप काम करेंगे नहीं, जब आप मेहनत नहीं करेंगे, जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो जब ये मुफ्त का राशन बंद कर देंगे, मुफ्त की बिजली बंद कर देंगे, आप तो अनपढ़ रह जाओगे, आप तो बेरोजगार रह जाओगे, तब कहां से घर चलाओगे। ये हमारे समाज को अंदर से खोखला करने की सोची समझी साजिश है साथियों। हमारे समाज के बच्चों को पढ़ाओ मत, लिखाओ मत, रोजगार मत दो, इन्हें मुफ्त में डेटा दो, इन्हें मुफ्त में राशन दो, इन्हें मुफ्त में बिजली दो, ताकि इन्हें लत लग जाए, मेहनत करने की आदत छूट जाए। नाकाबिल बनाना है बच्चों को तो मुफ्त में चीजों की लत लगा दो। साथियों, एक तरफ ये लोग हैं जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जिसके तहत चलकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में जो अपनी 4 बार सरकार बनाई, उसमें हमारे सर समाज के बच्चों को पढ़ा लिखाकर, मुफ्त में पढ़ा लिखाकर रोजगार देने का काम किया है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। ये मुफ्त की कीमत भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने से ज्यादा की लागत लगाई थी अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए। साथियों, आपको मुफ्त में मिली, बट वो टैक्स पेयर्स ने 600 करोड़ रुपए दिए थे हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, ना कि बिजली में। इन्हीं बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करके एक उज्जवल भविष्य देने के का काम किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। इतना ही नहीं साथियों, खाली बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम नहीं किया, इसके साथ साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर डिग्री कॉलेजेस, 100 से अधिक ITIs, 550 से ज़्यादा हाई स्कूल और 5,500 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया था। इतिहास में पहली बार साथियों, इतना ही नहीं, इतिहास में पहली बार बहन जी ने सारे सरकारी हॉस्टल्स में भी गरीब वंचित समाज के बच्चों के लिए 27% आरक्षण का भी इंतजाम किया था, ताकि वो सब बच्चे रहकर पढ़ लिख सकें। इतना ही नहीं साथियों, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया बहन जी ने। आदरणीय बहन जी ने रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। उन्होंने अपने 4 साल के शासनकाल में 90 से अधिक शिक्षकों को भर्ती किया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया, 30 लाख से अधिक हमारे अपर कास्ट समाज के सभी कमजोर भाइयों को, बेरोजगार भाइयों को सरकारी विभागों में विभिन्न नौकरियां देने का भी काम किया है। इतना ही नहीं साथियों, बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार के नेतृत्व में कृषि एवं संबंधित कार्यों में भी मिनिमम वेजेस को 55 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया था।
और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदी के दामों को भी रातों रात दुगना कर दिया था। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही बीएसपी की सरकार ने प्रदेश के सभी समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उनको स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाया है। परंतु साथियों, आप सब जानते हैं कि अगर किसी को कमजोर करना हो तो उसको नाकाबिल बना दो, और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस मुफ्त में सुविधाएं देकर हमारे समाज को नाकाबिल व कमजोर करने का काम कर रही है। पर साथियों, बहन जी की सरकार के दौरान सब समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होकर एक काबिल व्यक्ति बनाने का काम किया गया था। एक तरफ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस आपको गुलाम बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ बीएसपी की सरकार आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को एक काबिल व्यक्ति बनाना चाहती है। साथियों, इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों से ये खास तौर से मेरी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी विशेष अपील है कि इस विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें, क्योंकि आप लोगों का वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। साथियों, जाति, बिरादरी, धन, बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी आपके वोट का गलत इस्तेमाल ना कर ले, क्योंकि साथियों, देश के हर महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। इन्हीं कुछ ज़रूरी बातों के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और यहाँ सभी मौजूद साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।